कमिश्नर ने बेसाख्ता कहा। वंडरफुल, एक्सीलेंट। कोतवाल भी हैरत ज़दा था। कहने लगा, ये तो कोई बेरब दास्तान थी जिसे किसी चीज़दान की तरह जोड़ना और समझना पड़ेगा। इन सब में थानेदार बहुत ज़्यादा परेशान था। कहने लगा, मेरा तो काम हो गया। ठाकुर ने पत्तूलाल जी से कहा, अब तुम क्या कहोगे? पत्तूलाल जी ने बेपरवाही से कहा, मैं कुछ नहीं कहूँगा, पता नहीं ये सब क्या था। वकील ने ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी, कमाल है कि जो मामला पुलिस न हल कर सकी और हम सब जिसकी खोज में थे, इसकी झलकियाँ हम सब ने देख लीं। कमिश्नर ने रजनी कुमार की तरफ देखा और ठाकुर जी से पूछा, कहीं ये मर तो नहीं गया? इसे होश आएगा या नहीं? ठाकुर जी ने कहा, आप लोग कुछ देर ठहरें, इसे अभी होश आ जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता रजनी कुमार के जिस्म में हरकत शुरू हो गई। पहले तो इसकी पलकें हिली और आंखें खुलने बंद होने लगीं। फिर दोनों नथनों में हरकत पैदा हुई और मुंह भी कपकपाने लगा। और फिर वो कई महीनों के मरीज की तरह उठ के बैठ गया। वो बहुत कमज़ोर और नकीहाल लग रहा था। वो सब रजनी कुमार से तरह तरह के सवालात करने लगे, मगर ठाकुर जी ने इन सबको सवालात करने से रोका। देखिए जनाब, जब भी इस पर इस किस्म का कोई दौरा पड़ता है तो ये कई दिन तक काम का नहीं रहता, इसलिए आप लोग इससे कोई सवाल ना करें और इसे कम से कम 3 दिन तक आराम करने दें। कोतवाल ने कहा, ये अपने बहुत काम का आदमी है, क्या ठाकुर जी इसे कुछ दिनों के लिए हमारे हवाले कर देंगे? ठाकुर जी ने साफ इनकार कर दिया। नहीं जनाब, नामुमकिन। कमिश्नर ने कहा, ठाकुर, हम इसको इंग्लैंड ले जाएंगे, वहाँ इस पर रिसर्च होगी। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले इस पर मिलजुल कर काम करेंगे। हिंदुस्तान का बड़ा नाम होगा और यूँ भी हिंदुस्तान अपनी पुरस्कारियत की वजह से हमारे इंग्लैंड में बहुत मशहूर है। ये सब आए तो खुशी खुशी थे और इनके दिलो दिमाग ताज़ा थे, मगर अब वो सब हैरतज़दा बोझल बोझल वापस जा रहे थे। ठाकुर जी तेजी से थानेदार के पास गए और कहा, तूने रघु का जो हशर किया है? ठाकुर जी तेजी से थानेदार के पास गए और कहा, तूने रघु का जो हशर किया है वो सबने देख लिया, अब तू भी नहीं बचेगा। जब ठाकुर जी अपने मेहमानों से बातों में मशगूल थे तो वकील पत्तूलाल जी को आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा था। तुमने देख लिया कि जल्द या बदेर क्या होने वाला है। तुम ठाकुर से अकेले नहीं निमट सकते, मुझे इसमें शरीक कर लो और कृष्णा कुमारी को हमारे पास पहुंचा दो। मेरा जुम्मा जो ये कृष्णा कुमारी की बू तक सूंघ सके। पत्तूलाल जी ने कहा, यहाँ बात नहीं हो सकती और कल तेरी रवानगी है, एक आध दिन ठहर जा, फिर बैठ के कोई मंसूबा बना लेंगे। वकील ने जवाब दिया, अच्छा मैं कल नहीं चाहता, दोपहर के बाद मिलूंगा और इसी वक्त सारी मंसूबाबंदी हो जाएगी। बाहर एक बार फिर पत्तूलाल जी को तलाश किया जा रहा था। मुंशी केदारनाथ ने पत्तूलाल जी को बताया, आप यहाँ बैठे हैं और बाहर आपकी ढूंढैया हो रही है। पत्तूलाल जी जैसे ही ठाकुर के करीब से गुजरे, ठाकुर जी ने कहा, पत्तूलाल जी, तुमसे भी मिलूंगा, सब पता चल जाएगा, हमारा तुम्हारा मार्का होने वाला है। पत्तूलाल जी ने बेनियाजी से जवाब दिया, पता नहीं ठाकुर, तुम क्या कह रहे हो, मैं दोस्तों से नहीं लड़ता। ये दोनों ही अपने मामला पुलिस के इल्म में नहीं लाना चाहते थे, इसलिए ये बात ज़्यादा नहीं बढ़ी और दोनों खामोश हो गए। सबके चले जाने के बाद ठाकुर जी रजनी कुमार के पास गए। वो बहुत थका थका लेटा हुआ था। ठाकुर को देखते ही उठ के बैठ गया। ठाकुर जी ने कहा, आज तूने तबीयत खुश कर दी, मज़ा आ गया, वरना वो लोग मेरी बातों पर कभी भी यकीन ना करते। रजनी कुमार ने ठाकुर को बताया, ठाकुर जी, मैंने अपनी इस अजीबो गरीब कुव्वत से काम लेने का नुस्खा पा लिया है, यानी अब ये कुव्वत मेरी इख्तियारी होती जा रही है। 2-4 तजुर्बों के बाद मैं इस लायक हो जाऊंगा कि मैं जब भी चाहूँ अपनी इस कुव्वत से काम ले लूँ, बस ज़रा गैर मामूली रियाजत करनी पड़ेगी। ठाकुर ने कहा,
अगर ऐसा हो जाए तो क्या कहने। अच्छा, मैं ऊपर जाता हूँ। कुछ देर बाद तुझको बुलाऊंगा और तुझसे कई बातें मालूम करूंगा। यानी तूने आज जो कुछ हमें दिखाया है, इस सिलसिले में तूने कुछ आवाज़ें भी सुनी होंगी। बस वही तफसील मालूम करना है। अभी तो तू कुछ देर आराम कर ले, बहुत थक गया होगा। ठाकुर जी चले गए और मुंशी केदारनाथ को अपने साथ ले गए। अपने जाने से पहले नीचे खड़े खड़े मुंशी केदारनाथ को समझाया, देख मुंशी, ये रजनी कुमार हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। तुझे इसकी हिफाजत करना होगी। इसे तो लोग चोरी कर सकते हैं, ये अगवा हो सकता है। इसलिए इसके लिए कोठी में ऐसी जगह बना जहाँ किसी गैर का गुजर भी ना हो सके। मुंशी केदारनाथ ने कोठी के अकबी हिस्से का जिक्र किया। यहाँ एक कतार में कोठी की दूसरी मंजिल पर 8 कमरे बने हुए थे और इन कमरों में आने वाले मेहमान ठहराए जाते थे। यूँ ये हमेशा खाली रहते थे और यहाँ हर कमरे में आसाइश का जुमला सामान रखा हुआ था। ठाकुर जी ने केदारनाथ से कहा, तू इन्हीं कमरों में से कोई एक कमरा रजनी कुमार को दे दे और किसी को भी इसका पता न बताना। मुझे जब इसकी ज़रूरत होगी इसे बुलवा लूँगा। मुंशी केदारनाथ ने पूछा, क्या मैं इसी वक्त ऊपर जाके कमरा ठीक ठाक करा दूँ? ठाकुर ने मना किया, नहीं, इस वक्त इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस वक्त तू चौकीदार को सख्ती से हिदायत कर दे कि वो मेरी इजाज़त के बगैर फाटक हरगिज़ न खोले। ठाकुर जी ऊपर चले गए और केदारनाथ ने चौकीदार को हिदायत की, ठाकुर जी का हुक्म है कि अब ये फाटक इनकी इजाज़त के बगैर नहीं खुलेगा। अब मुंशी केदारनाथ सीधा रजनी कुमार के पास पहुंचा और अपनी जेब से 4 फूल निकाल के रजनी कुमार के कदमों में रख दिए और कहा, तू देवता है। मैंने तो आज जो कुछ देखा इस पर यकीन नहीं आ रहा। रजनी कुमार ने पाँव समेट लिए और कहा, मुंशी जी, मैं एक सीधा साधा आम आदमी हूँ, आपने मुझे देवता बना दिया। मुंशी केदारनाथ ने कहा, ये तो और भी अच्छी बात है कि देवता को खुद नहीं मालूम कि वो देवता है। शायद मुंशी केदारनाथ कुछ और बातें करता कि ऊपर से रजनी कुमार का बुलावा आ गया। रजनी कुमार फक्कू के साथ ठाकुर जी के पास चला गया। फक्कू ने रास्ते में कहा, भैया, तू तो कमाल का आदमी है, मेरी तो बुद्धि गुम हो गई। रजनी कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया और फक्कू के साथ ठाकुर के पास चला गया। मुंशी केदारनाथ ने बाहर जाना चाहा तो चौकीदार ने फाटक खोलने से इनकार कर दिया और कहा, पहले ठाकुर जी से इजाज़त दिलवा दो, फिर फाटक खोल दूंगा। मुंशी केदारनाथ को गुस्सा आ रहा था। वो हुक्म मेरे लिए नहीं था, मैं तो ठाकुर जी का अपना आदमी हूँ। मुंशी केदारनाथ देर तक चौकीदार से उलझता रहा मगर फाटक नहीं खुला। चौकीदार से पूछा, फिर मैं रात कहाँ बसर करूँगा? चौकीदार ने कहा, रजनी कुमार का कमरा बड़ा है, इसी में पढ़ ले। मुंशी केदारनाथ रजनी कुमार के कमरे में जाके आराम करने लगा। इस वक्त वो बहुत खुश था कि कुदरत ने इस रजनी कुमार के साथ एक रात बसर करने का मौका दे दिया था। ऊपर ठाकुर रजनी कुमार से अजीब अजीब सवालात कर रहे थे। उन्होंने पूछा, तूने जो कुछ दिखाया, हमको दिखाया, इसकी आवाज़ें तो सुनी ही होंगी। रजनी कुमार ने जवाब दिया, हाँ ठाकुर जी, मैंने इस वक्त जो आवाज़ें सुनी मैं वो सबके सामने बयान नहीं कर सकता था। ठाकुर ने पूछा, वो जो थाने के पीछे रघु की लाश पड़ी थी और थानेदार बदहवास और परेशान हाल खड़ा था, वो क्या चक्कर था? रजनी कुमार ने कहा, ठाकुर जी, अगर मैं सच बोलूँगा तो आप मुझे भी मरवा देंगे, इसलिए इस सिलसिले में कुछ न पूछें तो अच्छा है। ठाकुर ने कहा, जब रघु की थाने के पीछे लाश पड़ी दिखाई थी तो तुझे इसके साथ कोई आवाज़ भी सुनाई दी थी? रजनी कुमार चुप रहा। इसे बोला नहीं जा रहा था क्योंकि वो ठाकुर जी से बहुत डरा हुआ था। ठाकुर जी ने डांटा, बताता क्यों नहीं, डरता क्यों है? रजनी कुमार ने कहा, ठाकुर जी, कोई कह रहा था कि रघु को मारा तो ठाकुर जी ने और पकड़वा दिया थानेदार को। ठाकुर जी चौंक के पीछे हट गए। तू तो बहुत खतरनाक आदमी है, ये क्या कह रहा है? रजनी कुमार ने जवाब दिया,
मुझे तो यही बताया गया है। ठाकुर जी ने कहा, तो सुन, शुभ रघु की लाश थाने के पीछे पड़ी होगी। मैंने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। इसके बाद ठाकुर रजनी कुमार को कोठी के अकब में ऊपरी कमरों में ले गए। वहां एक कमरे के सामने 2 उजड़ देहाती पहरा दे रहे थे। वो ठाकुर को देखते ही अदब से खड़े हो गए। ठाकुर ने रजनी कुमार से पूछा, सच सच बता, जो कुछ तूने देखा या सुना, इसमें मेरी गिरफ्तारी की बात तो नहीं की थी किसी ने? रजनी कुमार ने कहा, नहीं ठाकुर जी, किसी ने आपका नाम नहीं लिया था। ठाकुर जी ने दोनों देहाती पहरेदारों से पूछा, रघु का क्या हाल है? एक ने जवाब दिया, ठाकुर जी, वो ना तो कुछ खा रहा है और ना कुछ पी रहा है। बस खुशामद किए जा रहा है कि एक बार ठाकुर से माफी दिलवा दो, जिंदगी भर इनका गुलाम बनकर रहूंगा। ठाकुर जी ने कहा, अगर मैं भी रघु पर एतबार कर लूं, तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ कौन होगा? जिसने जरा सी पिटाई के बाद सब कुछ उगल दिया, उसका क्या भरोसा? ठाकुर जी ने हुक्म दिया, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला गया। रघु जैसे ठाकुर के इंतजार ही में बैठा था। देखते ही पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, ठाकुर जी, ठाकुर जी, बस एक बार कृपा कर दो। ठाकुर ने उसके मुंह पर लात रसीद की, जिससे वो पुष्ट के बल गिर गया। ठाकुर जी गुस्से में बुड़बुड़ा रहे थे, तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, यानी जरा सी मारपीट से सब कुछ उगल दिया था। रघु ने उठ के दोबारा पांव पकड़ लिए। भगवान की सौगंध, अब अगर वो मुझे मार भी देगा, तब भी मैं आपके खिलाफ जबान नहीं खोलूंगा। ठाकुर ने कहा, ये पट्टी किसी और को पढ़ाना, जब जिंदा बचेगा तभी तो जबान खोलेगा ना। इसके बाद ठाकुर जी ने अपने 2 आदमियों से कहा, इसे मारो, बिल्कुल पुलिस वालों की तरह। दोनों ने झांपड़, मुक्के और लातें रसीद करना शुरू कर दी। इस पिटाई में जिस्म के किसी खास हिस्से को निशाना नहीं बनाया गया। रघु कभी इधर गिर जाता, कभी दूसरी तरफ। कभी मार को हाथ पर रोकने की कोशिश की तो हाथ जख्मी हो गया, टांगे चलाई तो टांगे जख्मी हो गई। गर्ज ये कि जिस्म का हर हिस्सा मसरूब हुआ और रघु चीखता चिल्लाता और फरियाद करता रहा। ठाकुर जी ने रजनी कुमार को देखा, वो मुंह फेर कर खड़ा हो गया था। इसने रजनी कुमार को हुक्म दिया, तू भी रघु का हशर देख ले। जो मेरा वफादार नहीं रहता और मुझसे गद्दारी करता है, उसका यही अंजाम होता है। दोनों ने रघु को इतनी बेदर्दी से मारा पीटा कि वो बेदम होके गिर गया। फर्श खून से तर था। जब रघु में कुव्वत मुदाफ़ियती खत्म हो गई या वो बेहोश हो गया तो ठाकुर ने दोनों को हुक्म दिया, अब बस करो और मौत का यकीन कर लेने के बाद इसकी लाश थाने के पीछे फेंकवा दो। चंद पुलिस वाले इसकी लाश लेने आएंगे, इन्हें दे देना। तुम में से किसी को इनके साथ जाने की ज़रूरत नहीं। कमरे में 100 का बल्ब चल रहा था। इसकी रोशनी में ठाकुर जी ने रघु के नथनों पर कुछ देर हाथ रखकर देखा। सांसों की आमदोरफ्त खत्म हो चुकी थी और उसका पूरा जिस्म चोटों की वजह से चूर चूर हो रहा था। ठाकुर जी ने हंसते हुए कहा, मर गया। जब तक जिंदा था मुझे इससे बड़ा खतरा था। ठाकुर जी ने वापस आते आते ये भी हुक्म दिया, फर्श को खूब अच्छी तरह धो दिया जाए। रजनी कुमार ने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा था। इस वक्त इसके दिल की हालत ही खैर थी। ठाकुर जी ने वापस होते हुए इससे कहा, तू मेरे लिए बहुत कारामद आदमी है, मगर जब मुझसे कोई गद्दारी करता है तो मैं उसका यही हशर करता हूँ। तू भी हमेशा अपनी जबान पर काबू रखेगा और कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा कि मैं गुस्से में पागल हो जाऊं। ठाकुर जी उसको अपनी ख्वाबगाह में ले गए और कहा, कल तक मैं रघु के मामले में थानेदार को मुअत्तल करवा चुका हूँगा। बकिया मामलात पर फिर बातें होंगी। ठाकुर जी ने इसको फक्कू के हवाले कर दिया और फक्कू ने रजनी कुमार को नीचे उसके कमरे में पहुंचा दिया। रजनी कुमार ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। जब वो अपने बिस्तर पर गिरकर सोने की कोशिश कर रहा था तो नीचे से मुंशी केदारनाथ की आवाज़ सुनाई दी, भैया, रजनी कुमार, मैं जाग रहा हूँ। रजनी कुमार घबरा के बैठ गया और अपने बाएं जानिब कोने में केदारनाथ को देखकर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केदारनाथ ने जवाब दिया, ठाकुर जी के हुक्म का पालन कर रहा हूँ। इनका हुक्म है कि इनकी इजाज़त के बगैर फाटक न खोला जाए।
रजनी कुमार ने मुंशी केदारनाथ को डराया। ठाकुर जी ने हुक्म दिया है कि वो मुझे किसी वक्त भी बुलवा सकते हैं, इसलिए इस वक्त तो तुम चुपचाप सो जाओ और मुझे भी आराम करने दो। मुंशी केदारनाथ ने लेटते हुए कहा। ठीक है, इस वक्त मैं लेट जाऊंगा, मगर तुझको मेरे घर जरूर चलना होगा। मेरी बीवी और मेरी बच्चियां तेरे चरणों में फूल चढ़ाएंगे। वो बहुत देर तक सोने की कोशिश करता रहा, मगर रघु के पिटने का खौफनाक तस्वुर इसे परेशान करता रहा। वह हैरान था कि जालिम ठाकुर कितनी दिलेरी और बेबाकी से मंसूबे बनाता है और इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई। सुबह जब बेदार हुआ तो हर तरफ ये खबर गश्त कर रही थी कि रघु को थानेदार ने हलाक कर दिया। ठाकुर जी भी कोठी में नहीं थे, वो थाने गए हुए थे। 10 बजे के लगभग एक पुलिस वाला आया और रजनी कुमार को अपने साथ ले गया। उस वक्त सभी थाने के अगबी हिस्से में जमा थे और ठाकुर जी चीख चीख के वावेला मचाए हुए थे कि थानेदार ने इनके आदमी को तशद्दुद करके मार दिया। रजनी कुमार को देखते ही कमिश्नर ने इसे करीब बुलाया। तू तो मुझे बड़ा जादूगर लगता है, क्योंकि जो कुछ उस वक्त हम यहाँ देख रहे हैं वो हमें तूने कल ही दिखा दिया था। ठाकुर जी बराबर दरखास्त कर रहे थे थानेदार को रघु के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाए। ये कैसा इंसाफ है कि ये अभी तक वर्दी पहने हमारे पास खड़ा है। कोतवाल ने कहा, ठाकुर जी आप बिल्कुल परेशान न हो, आपको इंसाफ मिलेगा और थानेदार के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी। ठाकुर ने चीख के कहा, अब भी आप लोग ज़ाब्ते की बात कर रहे हैं? ये साफ कत्ल है। कमिश्नर ने ठाकुर को समझाया, ठाकुर जी ये तो हम सब जानते हैं कि ये मर्डर है, मगर ये मर्डर किसने किया, हमें इसकी तहकीकात करनी है। ठाकुर ने बदस्तूर चिड़चिड़े लहजे में कहा, साहब कमाल है कि रजनी कुमार ने एक दिन पहले ये सब दिखा दिया था और आज हूबहू कल वाला मंजर आंखों के सामने है। मैं कहता हूँ कि थानेदार को फौरन पकड़ें और इस पर दफा 302 ताज़ीरात हिंद कत्ले अमद का मुकदमा चलाएं। लेकिन कमिश्नर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ठाकुर जी इसमें गौरतलब बात यह है कि हमें लाश थाने के पीछे से मिली। अगर इसे थानेदार ने हलाक किया होता तो इसकी लाश थाने की हुदूद से दूर मिलती। हम इंक्वायरी करेंगे और असल कातिल का पता लगाएंगे। ठाकुर जी ने शोर किया, जनाब आप लोग अपने अमले की बेइज्जत तरफदारी कर रहे हैं। जब थानेदार ने हमारा आदमी उठाया था तो इन्हें इसकी हिफाजत भी करनी थी, लेकिन मुझे लोगों ने बताया कि उन्होंने रात को रघु की बड़ी भयानक आवाज़ें सुनी। थाने में इस पर तशद्दुद होता रहा और जब वो करीब उल मर्ग हो गया तो इसे हवाला से कहीं और पहुंचा दिया गया और फिर जब वो मर गया तो इसे यहाँ फेंकवा दिया। कोतवाल ने कहा, ठाकुर जी आप हमारी मजबूरी समझें, इसे थानेदार ने नहीं मारा, लेकिन अगर आप जिद करते हैं तो हम थानेदार को मुअत्तल किए देते हैं और असल कातिल को तलाश करेंगे। ठाकुर ने कमिश्नर से कहा, कमिश्नर साहब बहादुर आप मेरी FIR कटवाएं और इस FIR में कातिल के तौर पर थानेदार का नाम लिखें। अगर ये कोर्ट से छूट जाएगा तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। वैसे मुझे यकीन है कि रघु का कातिल थानेदार ही है। कोतवाल और कमिश्नर थानेदार ही की तरफदारी करते रहे तो ठाकुर ने धमकी दी कि अगर इन्हें इंसाफ ना मिला तो वो गवर्नर के पास जाएंगे। कोतवाल ने इनकार कर दिया, अगर आप गवर्नर के पास जाना चाहते हैं तो शौक से जाएं, FIR थानेदार के खिलाफ नहीं कर सकती। कमिश्नर ने ठाकुर से कहा, ठाकुर तुम जिद ना करो, हमारा मतलब समझो और यूं भी पत्तूलाल जी की कोठी में खासी गड़बड़ हो चुकी है। वहाँ किसी का कत्ल भी हुआ है और पत्तूलाल जी आपके खिलाफ FIR कटवाना चाहते हैं, मगर हम आपको इलाके का मुअज़्ज़िज़ आदमी समझकर FIR नहीं काट रहे हैं। ठाकुर जी ने फिर धमकी दी, जनाब मैं कल ही गवर्नर के पास जाऊंगा और इनसे इंसाफ मांगूंगा। कमिश्नर ने ठाकुर जी से रजनी कुमार का मुतालबा किया, इसे कुछ दिनों के लिए हमारे हवाले किया जाए। ठाकुर जी ने इनकार कर दिया। कोतवाल ने कहा, इस आदमी की हमें ज़रूरत है, सिर्फ चंद दिनों के लिए। ठाकुर ने बुरा सा मुंह बनाया। जब तक रघु के कत्ल की
एफआईआर मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं कटेगी। मैं रजनी कुमार को पुलिस वालों के हवाले नहीं कर सकता। तुम लोग इसे भी मार के कहीं फेंक दोगे और इल्ज़ाम किसी और को दोगे। कोतवाल ने थानेदार को हुक्म दिया, रघु की लाश को पोस्टमार्टम के लिए शहर भेज दिया जाए। कमिश्नर ने ठाकुर को समझाया, ठाकुर, बात को मत बढ़ाओ और थानेदार के पीछे खामखा न पड़ो। गवर्नर से मिलोगे तो वहां से भी यही जवाब मिलेगा कि पुलिस की रिपोर्ट को देखने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। गवर्नर साहब हमारी डिपार्टमेंट में बिला वजह मुदाखलत नहीं करेंगे और आपकी बात खाली जाएगी। कोतवाल ने कहा, ठाकुर जी, हम सब आपकी इज्जत करते हैं, वरना पत्तूलाल जी का वाकया भी पुलिस स्टेशन में आ चुका है और हमारे थानेदार पर दबाव पड़ रहा है कि वो एफआईआर काटे। गवाहियाँ भी मौजूद हैं, मगर वो एफआईआर इसलिए नहीं काटी गई कि इसमें एक साहिब हैसियत और इज्जतदार शख्स को बहैसियत मुजरिम नामजद किया गया है। आप भी खामोश हो जाएं, हम पत्तूलाल जी को भी मना कर देंगे कि वो एफआईआर ना कटवाएं। कमिश्नर ने भी कोतवाल की तायीद की। हम अंग्रेज इन खानदानों की कदर करते हैं जो हिंदुस्तान में अंग्रेज सरकार की मदद करते रहे हैं। ठाकुर जी की समझ में ये बातें आ गईं। वो चुपचाप अपनी कोठी वापस चले गए, लेकिन रजनी कुमार की वो किसी कीमती मता की तरह हिफाजत करते रहे थे। ठाकुर जी सिर्फ अपने खिलाफ एफआईआर कटने के खौफ से चुप हो गए, क्योंकि पत्तूलाल जी भी एक बासत ताजिर थे। इनके ताल्लुकात भी दूर दूर तक थे और अगर एक बार ठाकुर जी को अदालत में तलब कर लिया जाता तो इनकी बड़ी बेइज्जती हो जाती। अब जबकि इन्हें ये मालूम हो चुका था कि कृष्णा कुमारी पत्तूलाल जी की कोठी में लाई गई थी और इसी रात इसे कोठी से हटा दिया गया, जिस रात की सुबह ठाकुर ने पत्तूलाल जी की कोठी पर तोड़ फोड़ की थी और इनके चौकीदार को कत्ल कर दिया था। अब वो कमिश्नर और कोतवाल की वापसी के मुंतजिर थे। वकील से भी बातें करना थी। इसके बाद वो पत्तूलाल जी के खिलाफ कोई कदम उठाने का इरादा रखते थे। इन्हें कृष्णा कुमारी पर रहम आ रहा था, क्योंकि उन्होंने दीवार के अक्स में कृष्णा कुमारी को पत्तूलाल जी से लड़ते झगड़ते देख लिया था, जिसका मतलब यही था कि कृष्णा कुमारी को धोखे से अगवा किया गया है। वो तीसरे पहर तक वकील का इंतज़ार करते रहे और वकील कमिश्नर और कोतवाल की रवानगी का इंतज़ार करता रहा। जब ये दोनों चले गए तो वकील ठाकुर जी के पास पहुंचा और ठाकुर जी को जोश दिलाने की नीयत से कहने लगा, वाह ठाकुर जी, आपका खास आदमी रघु मारा गया और आप अपनी मर्जी की एफआईआर भी ना कटवा सके। ठाकुर ने जवाब दिया, वो तो कमिश्नर साहब ने रोका कि मैं थानेदार के खिलाफ एफआईआर ना कटवाऊं। दूसरी ये कि मुझे तो पत्तूलाल जी से बदला लेना है, बस तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। रजनी कुमार तो बहुत कुछ दिखाई चुका है। दूसरी ये कि थानेदार के बकौल कस्बे में कई आदमी मौजूद हैं जिन्होंने उस रात कृष्णा कुमारी को रात के अंधेरे में एक कार में कहीं आते जाते देखा था। मैं तो पत्तूलाल जी की ऐसी की तैसी कर दूंगा। वकील ने जवाब दिया, मैं आपका साथ दूंगा। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है कि उस रात कार के दरवाजे भी खुले थे और गाड़ी स्टार्ट भी हुई थी। ठाकुर ने वकील को 1000 रुपये दिए और कहा, ये रहा तुम्हारा मेहनताना। बस पत्तूलाल जी से कृष्णा कुमारी का पता मालूम करके मुझे बता दो। मैं इस शरीफ औरत को इसकी बेटी सुषमा के साथ इसी कोठी में रखना चाहता हूँ। वकील ने जवाब दिया, ठाकुर जी, मैं इसकी निशानदेही तो कर सकता हूँ, मगर खुल्लम खुल्ला इसलिए सामने नहीं आऊँगा कि पत्तूलाल जी भी अपने मौकिल हैं। ठाकुर ने कहा, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वकील देर तक ठाकुर से खुसर पुसर करता रहा और यहाँ तक बता दिया कि इन्हें पत्तूलाल जी के किसी आदमी से मालूम हुआ है कि कृष्णा कुमारी को पत्तूलाल जी ने पथरोला नामी कस्बे में भिजवा दिया है। वकील ने ठाकुर जी से कुछ वक्त और मांगा और कहा कि वो पत्तूलाल जी से बात करके टोह लेगा और मज़ीद तफसील बताएगा। यहाँ से वो पत्तूलाल जी के पास पहुँचा, लेकिन पत्तूलाल जी इस वक्त थानेदार से बातों में मशगूल थे। शायद पत्तूलाल जी ने थानेदार को
ठाकुर के खिलाफ एतमाद में ले लिया था और उन्होंने सारी बातें सच सच बता के थानेदार से मदद चाहिए थी। दोनों ने वकील को देखा तो खामोश हो गए। कुछ देर बाद थानेदार ने उठते हुए कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। लेकिन वकील ने कहा, थानेदार जी अभी कुछ बैठें, मुझे भी आपसे कुछ बातें करनी है। थानेदार ने रुकते हुए जवाब दिया, क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आप भी पत्तूलाल जी के साथ थाने आ जाएं, वहीं सारी बातें हो जाएंगी। वकील ने कहा, अब मैं वापस जाना चाहता हूँ, ये दोनों ही मेरे क्लाइंट हैं, ठाकुर जी भी और पत्तूलाल जी भी, इसलिए जिसे खतरे में देखता हूँ उसको बचाने की कोशिश करता हूँ। इस वक्त मैं ठाकुर जी से मिलकर आ रहा हूँ। इन्हें मालूम हो चुका है कि कृष्णा कुमारी को पत्तूलाल जी ने अतरौला भेज दिया है और अब वो अपने तरीके से कृष्णा कुमारी को हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ जाने भी जा सकती हैं, इसलिए पत्तूलाल जी को इसका कुछ बंदोबस्त कर लेना चाहिए। पत्तूलाल जी ने पूछा, ये खबर ठाकुर को दी किसने? वकील ने बताया, शायद रजनी कुमार ने। और यूं थानेदार ने भी बताया था कि इन्हें कस्बे वालों से मालूम हो चुका है कि कृष्णा कुमारी को पत्तूलाल जी ने राधी को कोठी से हटा दिया था। थानेदार ने पत्तूलाल की तरफ देखते हुए कहा, यह मसला इनका है, अगर ठाकुर जी ने अतरौला में तोड़फोड़ और कत्ल गारतगरी की तो वहाँ की पुलिस इनसे निपटेगी। मैं इस खतरनाक पागल आदमी के मामले में नहीं पड़ूंगा। पत्तूलाल जी के चेहरे से वहशत टपक रही थी। तब फिर हमें फौरन अतरौला रवाना हो जाना चाहिए। थानेदार टल गया और पत्तूलाल जी ने फौरन अतरौला पहुंचने की तैयारी की। ड्राइवर को हुक्म दिया कि वो गाड़ी तैयार रखे, इसी वक्त अतरौला चलना है। वकील ने पत्तूलाल के सामने एक तजवीज़ रखी और पूछा, अब आप कृष्णा कुमारी को कहाँ ले जाएंगे? पत्तूलाल जी ने जवाब दिया, परेशानी तो यही है, मैं इसे कहीं भी रखूं, रजनी कुमार से इसका पता चल जाएगा। वकील ने कहा, पता नहीं चलेगा, तुम इसे इलाहाबाद पहुंचा दो, मेरे पास ठिकाना है। मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि ठाकुर जी अतरौला रवाना होंगे, मैं रजनी कुमार को इनकी कोठी से चलता करवा दूंगा, बस ठाकुर जी के हाथ पांव कट जाएंगे। पत्तूलाल जी ने कहा, ये जो कुछ तुमने कहा, क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? वकील ने जवाब दिया, यार पत्तूलाल, तुमने मुझे बड़े फायदे पहुंचाए, मुझे तुम पर रहम आता है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। कुछ देर बाद ड्राइवर ने बताया, गाड़ी तैयार है। घबराहट में पत्तूलाल जी ये भूल गए थे कि रजनी कुमार ने इस कशमकश, ताकुब और कृष्णा कुमारी से हाथापाई की खबरें पहले ही से दे रखी हैं और इधर वो अतरौला रवाना होंगे और दूसरी तरफ से ठाकुर जी इनका ताकुब कर रहे होंगे। इन मामलात में कस्बे के कुछ लोग बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे और इनमें आपस में शर्तें लग रही थीं। एक कहता था कि ठाकुर जीतेंगे और दूसरा कहता था कि पत्तूलाल जी ठाकुर जी को चित कर देंगे। पत्तूलाल जी दो लठेत अपने साथ कार में बिठा के अतरौला रवाना हो गए। इन्हें पता न था कि ठाकुर भी अतरौला की राह में दरख्तों के पीछे सड़क के किनारे अपनी गाड़ी में बैठे इनका इंतजार कर रहे हैं। ठाकुर ने एक गाड़ी में कुछ आदमी भर के पहले ही अतरौला रवाना कर दिए थे ताकि जैसे ही ठाकुर और पत्तूलाल वहां पहुंचे, ठाकुर अपने आदमियों की मदद से कृष्णा कुमारी को निकाल लाएं। इनके आदमी वहीं तोड़फोड़ और हंगामों में मशगूल रहे और ठाकुर इसे फायदा उठा के बसूरत अपने इलाके में वापस आ जाएं। ठाकुर जी ये नहीं चाहते थे कि अतरौला में कोई इन्हें देखे और इस हंगामे में इनका नाम आए। इस वक्त इनके साथ इलाहाबाद की कोठी का वो नौकर भी था जो कृष्णा कुमारी के साथ रहता था। पत्तूलाल जी की गाड़ी फर्राटे भरती करीब से गुजर गई। इसके बाद ठाकुर जी की गाड़ी भी इसके पीछे चल पड़ी। कई मील दूर जाके पत्तूलाल को एहसास हुआ कि इनका पीछा किया जा रहा है और ये आगही पत्तूलाल जी के लिए दर्द सर बन गई। अब वो बराह रास्त कृष्णा कुमारी के पास नहीं जा सकते थे। ड्राइवर से कहा, अब तू मुझे किसी ऐसी जगह खामोशी से उतार दे कि मेरे उतरने का पता ठाकुर को न चले और तू
गाड़ी को आगे ही आगे भगाता रहे। ठाकुर तेरा पीछा करता रहेगा, यहाँ तक तो तू अपनी गाड़ी को अतरोला के उस पार मीलों दूर ले जाएगा और मैं इस अरसे में किसी भी तरह अतरोला पहुंच के कृष्णा कुमारी को वहां से हटा दूंगा। ठाकुर पत्तूलाल की गाड़ी का पीछा करते रहे और पत्तूलाल जी का ड्राइवर गाड़ी भगाता रहा। ठाकुर के एक आदमी ने मशवरा दिया, पत्तूलाल को रोक के जबरदस्ती अपनी गाड़ी में डाल लें और अतरोला पहुंच के इससे कहें कि वो आपको अपनी कोठी पर ले चले। ठाकुर ने अपने आदमी के गाल पे थप्पड़ रसीद किया। बेवकूफ़, इस तरह तू मुझे पकड़वा देगा? मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इस झगड़े में कहीं भी सामने नहीं आऊँगा ताकि कोई एफआईआर कटे तो इसमें मेरा नाम ना आए, और तू पत्तूलाल जी को मेरे बराबर बिठाने की बात कर रहा है। वो गरीब गाल सहलाता रह गया। रास्ते में अचानक पत्तूलाल की गाड़ी आम सड़क से हट गई और एक छोटे से बाग में दाखिल हो गई। ठाकुर के ड्राइवर ने कहा, ठाकुर जी ये तो कहीं और जा रहा है। ठाकुर ने कहा, तुझे इससे क्या कष्ट, तू गाड़ी का पीछा कर। पत्तूलाल की गाड़ी दरख्तों की झुंड में कुछ देर के लिए गायब हो गई और ठाकुर का ड्राइवर इसके ताक़ुब में अटकल से गाड़ी चलाता रहा। फिर अचानक इसने पत्तूलाल की गाड़ी को बाग से निकलकर इसी सड़क पर जाते देखा जिस पर कुछ देर पहले ही दोनों गाड़ियां सफ़र कर रही थीं। अब पत्तूलाल की गाड़ी की रफ्तार तेज़ हो गई थी। ठाकुर के ड्राइवर ने भी अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी। सड़क के दोनों तरफ कहीं कहीं कच्चे पक्के मकानात नजर आ रहे थे। इस सड़क से दोनों तरफ अंदर जाने वाली जैली सड़कें भी नजर आती रहीं। रास्ते में बैलगाड़ियां भी मिली और साइकिल सवार भी। पैदल भी लोग चल रहे थे और दरख्तों के नीचे लोग बैठे खाना भी खा रहे थे। दोनों गाड़ियों की तेज रफ्तारी को राहगीर हैरत से देख रहे थे और कोई कोई बैलगाड़ी इनसे बचने की कोशिश में कच्चे रास्ते पर चली गई और कई बैलगाड़ियों के बैल भी बिदक गए। फिर दूर से अतरोला के आसार नजर आने लगे, मगर पत्तूलाल जी की गाड़ी अतरोला से पहले ही बाएं हाथ की सड़क पर मुड़ गई। ठाकुर के ड्राइवर ने कहा, ठाकुर जी ये क्या बात हुई, ये तो रतनपुर की तरफ मुड़ गया। ठाकुर ने भी तशवीश से कहा, हो सकता है कि पत्तूलाल ने असल मकाम का पता न बताया हो, कोठी रतनपुर में हो और नाम अतरोला का लिया हो। अब ठाकुर के ड्राइवर की रफ्तार कुछ कम हो गई थी। पूछा, ठाकुर जी पीछा जारी रखूं? ठाकुर ने झुंझला के जवाब दिया, जलील इंसान, इसका पीछा कर। ड्राइवर ने कहा, लेकिन ठाकुर जी हमारे आदमी तो अतरोला के सिनेमा मदन टाकीज के पास इंतजार कर रहे होंगे। ठाकुर ने परेशानी से कहा, ये तो बड़ा चालाक निकला, तू पीछा करता रहे, मैं पत्तूलाल का ठिकाना तो देख लूं। मेरे ये आदमी पत्तूलाल की कोठी में तोड़ फोड़ करेंगे और इतनी देर में तू गाड़ी भगा के अतरोला के मदन टाकीज से अपने आदमी ले आएगा। रतनपुर अतरोला से बाईं तरफ 10 मील दूर वाक़ था। पत्तूलाल की गाड़ी रतनपुर में दाखिल हुई और फिर थाने की इमारत के सामने रुक गई। ठाकुर ने घबरा के ड्राइवर से कहा, अपनी गाड़ी और आगे ले जा, और जिसके थप्पड़ रसीद किया था इसे हुक्म दिया, पीछे देखता रहे कि पत्तूलाल थाने में जाता है या कहीं और। ठाकुर के आदमी ने पीछे देखना शुरू किया और कहा, पत्तूलाल तो उतरे नहीं, ड्राइवर शायद थाने में चला गया। ठाकुर ने अपनी गाड़ी एक स्कूल के पास रुकवा दी और उतरते हुए कहा, मैं यहाँ स्कूल की बेंच पर बैठ के इंतज़ार करता हूँ, तुम में से कोई एक पत्तूलाल की गाड़ी के पास जाए और मालूम करे कि ड्राइवर थाने में क्या लेने गया है और पत्तूलाल गाड़ी में बैठा हुआ क्या कर रहा है। ठाकुर की गाड़ी एक आदमी को पत्तूलाल की गाड़ी के पास छोड़कर आई। ठाकुर ने दूर से देखा कि कुछ देर बाद पत्तूलाल का ड्राइवर थाने से निकला और ठाकुर के आदमी ने इसे रोककर बातें शुरू कर दी। फिर पत्तूलाल की गाड़ी थाने के अंदर चली गई। कुछ देर बाद ठाकुर का आदमी हैरान और परेशान वापस आया और ठाकुर से कहा, ठाकुर जी गाड़ी में तो सिर्फ 2 लठेत बैठे हैं, इनमें पत्तूलाल नहीं है। ड्राइवर कहता है कि पत्तूलाल जी ने थानेदार को बुलवाया है और थानेदार कह रहा था कि 2 घंटे बाद चलूँगा। ठाकुर जी बदहवास हो गए कि ये क्या हो गया। अब इनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ठाकुर के जिस आदमी ने थप्पड़ खाया था कहने लगा, एक तो आपको कोई मशवरा दे नहीं सकता
क्योंकि मशवरा देगा और आपको मशवरा पसंद ना आया तो आप 2-4 थप्पड़ रसीद कर देंगे। ठाकुर ने कहा, पत्तूलाल गाड़ी में था तो मैंने इसकी झलक देखी थी, फिर ये कहाँ चला गया? थप्पड़ रसीदा ने जवाब दिया, ठाकुर जी, जिस जगह गाड़ी कुछ देर के लिए सड़क से हट गई बाग में दाखिल हुई थी, बस पत्तूलाल जी ने वहीं पर काम दिखा दिया। वो उतर के अतरोला चले गए और हम इनकी गाड़ी का पीछा करते रहे। ठाकुर जी ने भी इसकी बात मान ली। तूने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इसने जवाब दिया, पूरी बात तो अब समझ में आई है। ठाकुर ने कहा, तू ड्राइवर के पास जा और इससे पूछ कि वो थानेदार को कहाँ ले जाएगा। वो फिर ड्राइवर के पास चला गया और वापस आके बताया। वो कहता है कि पत्तूलाल जी राजनगर में हैं और वहीं थानेदार को बुलवाया है। ये थानेदार पत्तूलाल जी का अजीज लगता है। ठाकुर ने गुस्से में बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, मैं पत्तूलाल की कोठी को आग लगा दूंगा, इसे बर्बाद कर दूंगा। वो खुद को समझता क्या है? ड्राइवर ने ठाकुर जी को समझाया, ठाकुर जी, पत्तूलाल बहुत चालाक आदमी है। ताजिर और शहरी होने की वजह से इसे बड़े दाव पेच आते हैं और इसके ताल्लुकात भी बहुतों से होंगे। इसलिए इसके खिलाफ आप जो भी कार्रवाई करें सोच समझ के करें, ताकत भी इस्तेमाल करें, मगर चालाकी और चालबाजी से भी काम लें। ठाकुर ने चीख के पूछा, वो तो सब ठीक है, मगर मैं इस वक्त क्या करूं? थप्पड़ रसीदा ने जवाब दिया, अतरौला चलें और मदन टॉकीज के पास अपने आदमियों को साथ लेकर राजनगर वापस चलें और देखें वहाँ पत्तूलाल ने हमारे खिलाफ क्या जाल बिछाया है। ठाकुर जी मुसलसल बुड़बुड़ाए जा रहे थे। अब इनकी गाड़ी अतरौला रवाना हो गई। मदन टाकीज के पास इनके आदमी इंतजार करते करते बोर हो गए थे। जैसे ही ठाकुर जी वहां पहुंचे तो मिश्रा जी ने पूछा, आप कहाँ रह गए थे? ठाकुर जी ने पत्तूलाल को गालियां दी और कहा, इसने मुझे धोखा दिया, वो तो यहाँ आया ही नहीं। और ठाकुर जी ने वो सारी तफसील बता दी जो इनके साथ पेश आई थी। मिश्रा जी ने कहा, ठाकुर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बद्री ने तो पत्तूलाल जी की यहाँ झलक देखी थी। वो पुलिस की गाड़ी में कहीं जा रहे थे। हम लोग आपका इंतजार करते रहे। जब आपको यहाँ आने में देर लगी तो मैंने पत्तूलाल की कोठी का भी पता चला लिया। ठाकुर जी ने बेकरारी से पूछा, कहाँ है इसकी कोठी? यहाँ से कितनी दूर है? मिश्रा जी ने जवाब दिया, बाजार में एक मिडिल स्कूल है, इसके सामने शौला है, शौले के पीछे पत्तूलाल जी की कोठी है। ठाकुर जी ने हुक्म दिया, चलो हम सब वहीं चलते हैं और कोठी में जबरदस्त घुस के कृष्णा कुमारी को निकाल लाएंगे। मिश्रा जी ने बेदिली से कहा, ठाकुर जी, अब इस कोठी में ना तो पत्तूलाल होगा और ना कृष्णा कुमारी। अब वहां जाना बेकार है। वो चालाक आदमी हम सबको जुल दे गया। लेकिन ठाकुर जी नहीं माने और अपने आदमियों को लेकर पत्तूलाल की कोठी पर पहुंच गए। दूर ही से ये देखकर सभी परेशान हुए कि कोठी पर पुलिस का पहरा था। ठाकुर जी अब आपे से बाहर हुए जा रहे थे। ये तो बहुत ही चालाक निकला। मिश्रा जी गाड़ी से उतरकर कोठी पर गया और एक सिपाही से पूछा, पत्तूलाल जी अंदर होंगे? सिपाही ने मिश्रा जी को मखदूश नजरों से देखा। पत्तूलाल जी से क्या काम है? मिश्रा जी ने जवाब दिया, मैं राजनगर से आया हूँ, उन्होंने यहाँ मिलने का वादा किया था। सिपाही ने जवाब दिया, वो आए तो थे लेकिन चले गए। मिश्रा जी ने पूछा, कहाँ चले गए? सिपाही ने गौर से मिश्रा जी को देखा। कहाँ चले गए? हम क्या जाने, कहाँ चले गए? मिश्रा जी ने पूछा, यहाँ कोठी में चारों तरफ पुलिस का पहरा क्यों है? सिपाही ने जवाब दिया, पत्तूलाल जी को किसी ने धमकी दी थी कि वो कोठी को लूटेगा। उन्होंने पुलिस से मदद तलब कर ली और हमें कोठी की हिफाजत के लिए यहाँ खड़ा कर दिया गया। ठाकुर जी की दोनों गाड़ियाँ शौले के पीछे खड़ी थीं, इसलिए सिपाही ने देख न सका। मिश्रा जी ने वापस जाके ठाकुर को पूरी तफसील बता दी। ठाकुर जी ने दांत पीसते हुए कहा, पत्तूलाल, तू बला का चालाक निकला। वो कुछ देर इसी शुबे में खड़े रहे कि कहीं पत्तूलाल जी और कृष्णा कुमारी कोठी के अंदर ही मौजूद ना हो, लेकिन इनके आदमियों ने पहले ही बता दिया था कि पत्तूलाल जी चले गए।
ठाकुर जी कहाँ मानने वाले थे, सब कुशवाले के पीछे खड़े रहने का हुक्म दिया और खुद मिश्रा जी के साथ कोठी पर पहुंच गए। कई सिपाहियों ने ठाकुर जी को देखते ही अदब से सलाम किया, क्योंकि वो ठाकुर जी को अच्छी तरह जानते थे। एक ने हैरत से पूछा, ठाकुर जी आप यहाँ कैसे? ठाकुर ने पूछा, अंदर पत्तूलाल है? सिपाही ने जवाब दिया, अभी तो आपका यह आदमी हमसे पूछ के गया था कि पत्तूलाल है अंदर। वो तो कब के चले गए और हमारी ड्यूटी लगवा गए कि इनकी कोठी पर किसी ने डाका डालने की धमकी दी है। ठाकुर ने सख्त लहजे में कहा, तू सच बोल रहा है? कई दूसरे पुलिस वाले भी आ गए और अपने साथी से पूछा, क्या बात है? सिपाही ने जवाब दिया, ये ठाकुर जी अपने राजनगर के ताल्लुकेदार हैं, पत्तूलाल जी को पूछ रहे हैं। इस नए पुलिस वाले ने भी बेपरवाही से जवाब दिया, मगर वो तो चले गए। ठाकुर ने जरा सख्त लहजे में पूछा, तुम लोग मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सिपाही ने खुशामदाना लहजे में कहा, ठाकुर जी हम आपसे क्या झूठ बोलेंगे, अंदर चलिए और कोठी की तलाशी ले लीजिए। पत्तूलाल जी तो लखनऊ चले गए। ठाकुर जी अतरौला के थानेदार के पास पहुंच गए, अपना तारुफ करवाया और पत्तूलाल को बदनाम करना शुरू कर दिया कि वो इनके खानदान की एक औरत भगा लाया है। फिर धमकी दी, वो मुझे कहाँ तक भागेगा, मैं इसका शमशान घाट तक पीछा करूँगा। थानेदार ने इस मामले में कोई खास दिलचस्पी नहीं ली और कहा, इस वक्त तो पत्तूलाल जी यहाँ है नहीं, इसलिए इनको बदनाम करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा। ठाकुर जी नाकामो नामुराद राजनगर वापस चले गए और सीधे पत्तूलाल जी की कोठी पर पहुँचे। वहाँ ताला पड़ा हुआ था, गोया राजनगर की कोठी भी खाली थी। यहाँ से वो थानेदार के पास पहुँचे और इसको अपनी पूरी रुतात सुना के तंजन कहा, झूठा भगोड़ा कहीं का, वो मुझे जानता नहीं कि मैं जिसके पीछे पड़ जाता हूँ इसे नरक तक पहुँचा के ही दम लेता हूँ। ये पत्तूलाल मुझसे कहाँ तक भागेगा? थानेदार ने कहा, ठाकुर जी आप ज़रा जोशीले आदमी हैं और अपने मंसूबे के अंजाम पर गौर किए बगैर ही जो जी में आता है कर गुजरते हैं। मैंने पहले ही आपको बताया था कि राजनगर में 2 ऐसे आदमी मौजूद हैं जो कृष्णा कुमारी के बारे में गवाही दे सकते हैं, लेकिन आप तो कानून की मदद लेना गैर ज़रूरी समझते हैं और मनमानी कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। बस यहीं से खराबी पैदा होती है। ठाकुर जी एकदम आपे से बाहर हो गए। ये क्या बकवास कर रहा है तू? कानून कभी जल्दी इंसाफ नहीं देता और कानून का सहारा वो ले जो कमज़ोर हो। मैं तो पत्तूलाल का दुनिया के आखिरी सिरे तक पीछा करूँगा। ठाकुर जी अपनी कोठी पर वापस चले गए। वहाँ ये देखकर खजबनाक हुए कि रजनी कुमार ठुकराइन के कमरे में बेसुध पड़ा हुआ था और ठुकराइन चंद नौकरानियों के साथ रजनी कुमार के पास खड़ी दीवार पर अक्सर देख रही थी। अगर रजनी कुमार होश में होता तो वो ठाकुर जी की आमद पर भाग खड़ा होता, लेकिन ठाकुर जी अचानक कोठी में दाखिल हुए थे और किसी ने ठुकराइन को भी ठाकुर के अचानक वापस आने की खबर नहीं दी थी। ठुकराइन ठाकुर से डर जाने के बावजूद दीवार पर देख रही थीं। ठाकुर ने भी देखा। दीवार पर पत्तूलाल जी और वकील आपस में हाथापाई कर रहे थे कि ये अजनबी इन दोनों में बीच बचाव करा रहे थे कि अचानक कृष्णा कुमारी किसी तरफ से नमूदार हुई और इन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखकर मुस्कुराई। ठुकराइन ने कृष्णा कुमारी को गौर से देखा तो इन्हें मानना पड़ा कि कृष्णा कुमारी बहुत हसीन है। फिर कृष्णा कुमारी गायब हो गई। पत्तूलाल और वकील ने अचानक हाथापाई रोक दी और दोनों ही ने उस तरफ देखा जिधर कृष्णा कुमारी फरार हुई थी। फिर अचानक वहाँ ठाकुर जी नजर आए। इनके हाथ में बंदूक थी और पता नहीं कि वो वहाँ किसको तलाश कर रहे थे, क्योंकि अब दीवार पर ना तो कृष्णा कुमारी का साया था और न वकील और न पत्तूलाल जी नजर आ रहे थे। ठाकुर जी ने ऊपर फायर कर दिया। बंदूक की नाल से एक शोला सा निकलता दिखाई दिया। इसके बाद अचानक दीवार सादा और साफ हो गई। अब वहाँ कुछ भी न था। रजनी कुमार का बहुत बुरा हाल था। इसके मुंह से झाग जारी थे और वो पलके तक नहीं झपका सकता था। ठाकुर ने ठुकराइन को घूरा, तूने मेरी इजाज़त के बगैर इसे अंदर बुला लिया, अब मैं तुम दोनों को मार दूंगा। ठुकराइन ने कहा, ठीक है, हमें जान से मार दो और फांसी पर चढ़ जाओ, क्योंकि अभी कुछ देर पहले
मैं दीवार पर यही मंजर देख रही थी कि तुमने इसे मुझे और 2 नौकरानियों को गोली मार दी है और कोई अंग्रेज पुलिस को लेकर आया और तुम्हें हथकड़ी लगाकर ले गया। कोठी के बाहर लोग तमाशा देख रहे थे और फिर यही तमाशा राजनगर वालों ने भी देखा। ठाकुर जी कुछ डर गए और पूछा, तो ये मंजर भी दीवार पर नमूदार हुआ था? ठुकराइन ने नया सुकून से जवाब दिया, हाँ, ये मंजर भी मैंने देखा है। ठाकुर जी का गुस्सा जाता रहा। यानी मैंने कोठी में कई खून कर दिए और अंग्रेज कमिश्नर ने मुझे हथकड़ी लगा दी और लोग मुझे देख रहे हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तकरीबन 5 मिनट बाद रजनी कुमार की कमज़ोर आवाज़ सुनाई दी, पानी। ठुकराइन ने किसी नौकरानी को आवाज़ दी। जब वो आई तो इसे कहा, इसे पानी पिला। अभी पानी नहीं आया था कि रजनी कुमार की दोबारा आवाज़ सुनाई दी, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। ठाकुर ने आवाज़ दी, अरे कोई है? फक्कू हाजिर हो गया। ठाकुर ने इसको हुक्म दिया, इसे उठा के बिठाओ। फक्कू ने बिठा दिया, मगर जैसे ही छोड़ा रजनी कुमार फेंक गिर गया। फक्कू ने दोबारा उठाया और पकड़ के बैठ गया। पानी आ गया। रजनी कुमार ने जैसे ही पानी की लुटिया पकड़ी, वह हाथ से छूट गई और उसके कपड़े भीग गए। ठाकुर ने कहा, यह आज इसको क्या हो गया है? रजनी कुमार ने आहिस्ता से कहा, मेरे हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, मुझसे मेरी ताकत छिन गई है। ठाकुर ने कहा, इसे कुछ देर यहीं आराम करने दो, जब ताकत बहाल हो जाए तो इसे मेरे पास ले आना। ठाकुर ठुकराइन को भी अपने साथ ले गए और रास्ते में दुरुस्त लहजे में पूछा, ये तूने मेरी इजाज़त के बगैर ही रजनी कुमार को अंदर बुला लिया? ठुकराइन ने जवाब दिया, हाँ, इसकी बड़ी तारीफ़ें सुनी थी, अंदर बुला लिया और अब मुझे अपनी, इसकी और 2 नौकरानियों की मौत का इल्म हो चुका है, इसलिए मौत का डर भी निकल गया। ठाकुर ने चुसपुस होते हुए कहा, ये शक तो मेरे लिए मुसीबत बन गया। पता नहीं किस जन्म का भुगतान इस जन्म में भुगत रहा हूँ। ठुकराइन ने पूछा, ये किसे कह रहे हो, जन्म का भुगतान? ठाकुर ने जवाब दिया, रजनी कुमार को। ये कमबख्त हमें पेश आने वाले वाक़यात की पेशगी खबर दे तो देता है, मगर वो नाकिस होती है। ठुकराइन ने ठाकुर को राज़ी रखने के लिए कृष्णा कुमारी की तारीफ़ कर दी। मैं तो कृष्णा कुमारी को देखकर दंग रह गई। अपने ठाकुर ने अपना दिल क्यों ही नहीं दे दिया? ठाकुर जी ठुकराइन को कृष्णा कुमारी के हक़ में बोलते देखकर कुछ परेशान हुए और कुछ हैरान, वरना इस वक्त वो अपनी रुसवाई के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे थे। कुछ देर पहले थानेदार ने भी यही बात कही थी कि ठाकुर जी आप कानून को अपने हाथ में लेकर गलती करते हैं। ठाकुर ने कहा, मैंने तो बहुत थोड़ा हिस्सा देखा है, पता नहीं वकील और पत्तूलाल में हाथापाई क्यों हो रही थी और लोग इन्हें क्या समझा रहे थे। फिर अचानक कृष्णा कुमारी कहाँ से नमूदार हो गई और कहाँ गायब हो गई। मैंने तो बस इतना और देखा था कि मैं भी वहाँ पहुँच गया और वकीलों पत्तूलाल जी के चले जाने के बाद हवाई फायरिंग कर रहा था। पता नहीं ये सब क्या था। ठुकराइन ने कहा, वो तो बिल्कुल निढाल हो गया है, इसी से पूछिएगा कि ये सब क्या था और आपके साथ क्या पेश आने वाला है। ठाकुर जी खामोश हो गए। वो इस वक्त बहुत फिक्रमंद थे। इन्हें अब एक सवाल ज़्यादा परेशान कर रहा था। रजनी कुमार ने कई बार यही कहा था कि इसकी ये कुव्वत इख्तियारी नहीं है, बस कभी कभी अचानक ये दौरा पड़ जाता है और वो कुछ देख लेता है, मगर अब तो वो तवातुर से अपनी इस कुव्वत से काम ले रहा था। आखिर इसे अचानक ये इख्तियार किस तरह हासिल हो गया? ठुकराइन ने ठाकुर को मशवरा दिया, अगर कृष्णा कुमारी और इसकी बेटी हमारे लिए भगवान है तो तुम इन दोनों को यहीं ले आओ, वो भी इसी कोठी में कहीं पड़ रहेंगी। ठाकुर ने फिक्रमंद लहजे में कहा, वो तो ठीक है, तेरी इजाज़त के बाद मैं इन दोनों को यहाँ ला सकता हूँ, मगर हमारे साथ जो कुछ पेश आने वाला है इसमें कुछ पता नहीं कि इन दोनों का भगवान होना हमारे काम आएगा भी या नहीं। इन दोनों में नहायत मफाहिमाना बातें होती रहीं, क्योंकि ठाकुर की कुछ बातें ठुकराइन के इल्म में आ गई थीं और ठुकराइन की रजनी कुमार से मुतालिक बात ठाकुर के इल्म में आ गई थी। अगर ठाकुर को अपनी रुसवाई का डर न होता तो वो ठुकराइन को ज़रूर मार देते। रजनी कुमार फिलहाल
इनकी कमजोरी बना हुआ था, इसलिए इसे कुछ अर्सा जिंदा रखना था। कुछ देर बाद फक्कू ने ठाकुर जी को खबर की कि रजनी कुमार की ताकत बहाल हो गई है, इसे कहाँ पहुँचाया जाए। ठाकुर जी ने हुक्म दिया, इसे ऊपर मेरी खाबका में पहुँचा दिया जाए। इसके बाद ठाकुर ने ठुकराइन को हुक्म दिया, अब आज के बाद तू मेरी इजाज़त के बगैर रजनी कुमार को नहीं बुलाएगी। ठाकुर जी ऊपर जाने लगे तो ठुकराइन ने इसरार किया कि वो भी ऊपर चलेंगी, ताकि रजनी कुमार जो मज़ीद इंकशाफात करेगा इसे ठुकराइन भी सुन लें। लेकिन ठाकुर ने इजाज़त नहीं दी और वह ऊपर चले गए। ठुकराइन ने हौसले से काम लिया और रजनी कुमार की गुजरगाह में खड़ी हो गई। जब फक्कू और रजनी कुमार पास से गुजरे तो ठुकराइन ने रजनी कुमार से सरगोशी में कहा, मैंने कुछ झूठ भी बोला है, इसका ख्याल रखना, इसी झूठ से हम दोनों जिंदा रहेंगे। फक्कू बिल्कुल गूंगा बहरा बना हुआ था, गोया उसने ठुकराइन की बात सुनी ही ना हो। ठाकुर ने रजनी कुमार को मुंडे पर बिठा दिया और खुद हालत इज़्तिराब में टहलने लगे। फक्कू को बाहर चले जाने का हुक्म दिया गया। कई फेरों के बाद ठाकुर जी रजनी कुमार के सामने रुक गए। तूने ठुकराइन से रफ्त बढ़ा के अच्छा नहीं किया। रजनी कुमार ने कहा, ठाकुर जी आप मुझे इस कोठी में ना रखें, क्योंकि मैं इस वक्त चक्की के दो पाटों के दरमियान पिस रहा हूँ। ठाकुर जी नर्म पड़ गए, अब एहतियात से काम लेना। पहले तो तू मुझे ये बता कि पहले जो कुव्वत तेरी इख्तियारी न थी, अब वो इख्तियारी किस तरह हो गई। रजनी कुमार ने जवाब दिया, ठाकुर जी मैं खुद भी इस पर हैरान हूँ और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि अगर मैं किसी मामले में कुछ जानना चाहूँ तो मसले से मुतालिक अपने ऊपर शदीद कैफियत तारी कर लूँ। यही शदीद कैफियत मुझे बेहिस्सो हरकत कर देती है और दीवार पर बहुत से अक्स बनने और बिगड़ने लगते हैं। इसी से मुझे ये मालूम हुआ कि इस पुरस्कार कुव्वत को बेदार करने के लिए किसी सवाल या मसले को अपनी ज़ात पर शिद्दत से तारीख कर लेना पुरस्कार मख्फी कुव्वत के बेदार करने के मुतरादिफ है। ठाकुर जी फिर टहलने लगे। वो किसी सोच में थे। टहलते टहलते अचानक रुके और पूछा, वो गोली मारने वाला हिस्सा मैंने तो देखा नहीं, वो क्या था। रजनी कुमार ने ठुकराइन की सारी बातें सुन रखी थीं। जवाब दिया, आपने हम दोनों पर गोली चला दी और फिर अचानक अंग्रेज़ कमिश्नर नमूदार हुआ और इसने आपको हथकड़ी लगा दी। जब आप कोठी से बाहर निकले तो वहाँ पुलिस का गार्ड मौजूद था। इनमें राजनगर का थानेदार भी था। सारे नौकर चाकर आपको और पुलिस वालों को देख रहे थे। फिर राजनगर वालों ने भी ये मंजर देखा। आप बहुत उदास थे। ठाकुर जी ने रजनी कुमार की एक झापड़ रसीद कर दिया, जिससे वो मुंडे से गिर गया। ठाकुर जी बुड़बुड़ा रहे थे, तूने मुझे हथकड़ी लगवा दी, मुझे अपने नौकरों चाकरों में रुस्वा किया और फिर राजनगर वालों में भी मुझे जलील और रुस्वा कर दिया। रजनी कुमार ने थप्पड़ ज़दा गाल को सहलाया। ठाकुर जी आप मुझे कत्ल कर दें, मगर इस तरह थप्पड़ ना लगाएं। जो कुछ दीवार पर दिखाई दिया इसका मेरी ज़ात से बस इतना ही ताल्लुक़ था कि मेरी ज़ात की पुरस्कार मख्फी कुव्वत हमें आपके और अपने मुस्तकबिल से खबरदार कर रही थी। ठाकुर जी ने कहा, लेकिन मैंने तुम दोनों को कत्ल ही नहीं किया। रजनी कुमार ने जवाब दिया, इसीलिए यहाँ अंग्रेज़ कमिश्नर भी नहीं आया। ये तो जिस वक्त होगा उसी वक्त अंग्रेज़ कमिश्नर भी पुलिस गार्ड के साथ कोठी की तरफ आएगा। ठाकुर ने पूछा, वो वकील और पत्तूलाल का मामला क्या था। रजनी कुमार ने जवाब दिया, ठाकुर जी वकील पत्तूलाल से मिला हुआ है और पत्तूलाल जी ने कृष्णा कुमारी को वकीली के पास छुपा रखा है। पत्तूलाल जी ने कृष्णा कुमारी के लिए कहीं और बंदोबस्त कर लिया और वकील के घर पहुंचे कि कृष्णा कुमारी को इनके हवाले किया जाए। वकील की भी नीयत खराब हो गई। वो कृष्णा कुमारी और सुषमा कुमारी को भगवान समझ के अपने पास रखना चाहता था। वकील ने हीले बहाने किए और पत्तूलाल जी ने वकील की बदनीयती को समझ के हाथापाई शुरू कर दी। दोनों एक दूसरे को जान से मार देने की धमकियां दे रहे थे। वहीं कहीं कृष्णा कुमारी मौजूद थी और वो दोनों को लड़ता देखकर फरार हो गई। कुछ देर बाद दोनों को एहसास हुआ कि कृष्णा कुमारी दोनों के चुंगल से निकल गई है, तो वो दोनों इसकी तलाश में निकल खड़े हुए। फिर पता नहीं आप वहाँ किस तरह पहुँच गए और जब वहाँ कोई ना मिला तो आपने गुस्से की हालत में छत पर कई फायर कर दिए। एक तो तेरे इन मंजरनामों में
कोई वजाहत नहीं होती, बस बीच से कुछ बातें नजर आ जाती हैं। अभी आज ही मैंने अतरोला के सफ़र में अपना खासा वक्त बर्बाद किया है। तेरी वो बात तो बिल्कुल सच निकली कि बद्दूलाल ने कृष्णा कुमारी को अपनी अतरोला की कोठी में छुपा दिया था। मैं इसकी तलाश में वहां पहुंचा तो वो दोनों मेरे वहां पहुंचने से पहले ही फरार हो चुके थे। अब तू ही बता कि तूने मुझे जो कुछ बताया था, इससे मुझे क्या फायदा पहुंचा? रजनी कुमार ने जवाब दिया, ठाकुर जी, आप भूल रहे हैं। हमने इस दिन जो कुछ दीवार पर देखा था, इसमें आप कहीं नहीं थे। इसलिए अगर वो दोनों आपको नहीं मिले तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है? ठाकुर ने छुनछुलाए हुए लहजे में अपने पांव पटके और कहा, मेरे लिए तो तू गुड़बरा हंसिया है कि मैं इसे निकल भी नहीं सकता और उगल भी नहीं सकता। कभी कभी जी में आता है कि तुझे धक्के मारकर कोठी से निकाल दूं, और फिर साथ ही ये ख्याल भी आ जाता है कि इस कोठी में तेरा दम गनीमत है, क्योंकि तेरे जरिए पेश आने वाले वाकयात की परछाइयाँ दीवार पर कबल वक्त नमूदार तो हो जाती हैं। रजनी कुमार के पास कहने के लिए अब कुछ भी न था। अपने थप्पड़ ज़दा गाल पर इसे अभी तक सोजिश थी महसूस हो रही थी। ठाकुर जी ने अचानक बोलना शुरू किया, अब मुझे ये तो मालूम हो ही गया है कि वकील और बद्दूलाल एक हो गए हैं और कृष्णा कुमारी वकील के हत्थे चढ़ गई है। इसलिए अब मुझे कृष्णा कुमारी को वकील के पास तलाश करना चाहिए। लेकिन तूने ये तो बता ही दिया कि कृष्णा कुमारी हमें वकील के पास से भी नहीं मिलेगी। इसलिए अब तू कोशिश कर और इस मसले को खुद पर तारी कर ले और जानने की कोशिश कर कि कृष्णा कुमारी हमें किस तरह मिलेगी और हमें अपनी इस जिद्दोजहद में क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। रजनी कुमार ने वादा किया, मैं कोशिश करूंगा और जैसे मुझे मालूम होगा मैं आपको बताऊंगा। ठाकुर जी ने बुड़बुड़ाना शुरू किया, अब ठुकराइन भी दोनों को कोठी में रखने पर आमादा हो गई है, इसलिए सुषमा को यहीं ले आऊंगा और कृष्णा कुमारी की तलाश जारी रखूंगा। ठाकुर ने रजनी कुमार को फक्कू के साथ इसके कमरे में भेज दिया और हिदायत की, देख, तू ठुकराइन के पास नहीं जाएगा, क्योंकि मैं हालत गैज़ो ग़ज़ब में तुम दोनों को कत्ल भी कर सकता हूँ। रजनी कुमार हाँ या ना किए बगैर ही कमरे से चला गया, लेकिन अब वो खुद को खतरे में महसूस कर रहा था। इस बार वो ठुकराइन की चालाकी और हासिल दिमागी से बच तो गया था, मगर आइंदा बचे रहने की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। ठाकुर ने फक्कू को हिदायत कर दी, जब मैं कोठी में ना हुआ करूं तो रजनी कुमार को कोठी के बाहर बाग में पहुंचा दिया कर। अब ठुकराइन से रजनी कुमार को मिलने न दिया जाए। ठाकुर जी बहुत जज्बाती आदमी थे। रात भर इस इंकिशाफ से सो नहीं सके कि वकील भी इनसे फ्रॉड कर रहा है और बद्दूलाल से मिल गया है। वो पूरी रात मंसूबे बनाते रहे कि वो किस तरह वकील के पास जाएं और किस तरह से कृष्णा कुमारी को हासिल करें। ठुकराइन को अपनी जगह ये फिक्र परेशान कर रही थी कि पता नहीं रजनी कुमार और ठाकुर में किस किस्म की बातें हुई और ठुकराइन का बचाव हुआ या नहीं। रजनी कुमार ने ठुकराइन के झूठ को निभाया या नहीं निभा सका। अब ठुकराइन की नींद भी उड़ गई थी। सुबह रजनी कुमार उठा तो बक्कू से मालूम हुआ कि ठाकुर जी बहुत सुबह कहीं निकल गए हैं। वो खुद रजनी कुमार के बेदार होने का इसलिए मुंतजिर था कि ठाकुर जी की हिदायत के मुताबिक इसको कोठी से बाहर पहुंचा दिया जाए, लेकिन फक्कू को दोनों का ख्याल रखना पड़ता था। वो जितना ठाकुर का वफादार था, इससे ज़्यादा ठुकराइन का ख्याल करता था, क्योंकि फक्कू ठुकराइन के साथ शादी के बाद ठाकुर के पास आया था। वो रजनी कुमार से ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, जाग गए, नाश्ता करो और कोठी से निकलो। नाश्ते में आलू के पराठे मिल गए और एक कटोरा दही पीने को मिला। खाने के बाद फक्कू रजनी कुमार को कोठी के बाहर ले गया और चौकीदार से कहा, देख, ठाकुर जी का हुक्म है कि जब तक वो कोठी से बाहर रहेंगे ये अपना ज्योतिषी भी बाहर ही रहेगा। फक्कू रजनी कुमार को कुछ देर बाद की सैर कराता रहा और फिर अमरूद की एक छोटी सी बगिया में ले गया। अमरूद के चिकने चिकने पत्ते और चिकनी शाखें बहुत भली लग रही थीं और कब्बे इधर उधर मंडला रहे थे। बड़े बाग और अमरूदों की इस छोटी सी बगिया में ठाकुर के कारिंदे रजनी कुमार को दूर से अकीदत और लज्जाई हुई नजरों से देख रहे थे।
इतने में एक औरत किसी तरफ से आई और रजनी कुमार के कदमों में बहुत से फूल डाल दिए। फक्कू ने इस औरत को प्यार भरे लहजे में डांटा, फूलमती, ये कोई पूजा का समय है? और रजनी कुमार से कहा, ज्योतिषी जी, आपको नहीं पता क्या आप चंद दिनों के अंदर ही हम सब के लिए देवता समान हो गए हैं। ये मेरी घरवाली है, आपसे कुछ पूछना चाहती है। औरत ने घूंघट निकाल रखा था और इसकी नजरें रजनी कुमार के कदमों में थीं। रजनी कुमार ने पूछा, ये मुझसे क्या पूछना चाहती है? फक्कू ने जवाब दिया, मैं इससे नहीं पूछता कि ये क्या पूछना चाहती है। शादी को 10 साल हो गए, अभी तक औलाद से महरूम है। हो सकता है कि यही पूछने आई हो। रजनी कुमार ने जवाब दिया, फक्कू, तू ये तो जानता ही है कि मेरी पुरस्कार कुव्वत इख्तियारी नहीं थी, कुछ कुछ इख्तियारी हो चुकी है। तू अपनी बीवी से कहे कि ये बताए कि ये पूछना क्या चाहती है। फक्कू ने बगिया के किनारे बने हुए एक मकान की तरफ जाते हुए कहा, मैं घर से होके आता हूँ, तुझे अपने ज्योतिषी जी से जो पूछना है पूछ ले। फक्कू चला गया और इसकी बीवी ने फक्कू के जाते ही घूंघट उठा दिया और रजनी कुमार के पांव पकड़ लिए। तुम अपने देवता समान हो, इसीलिए मैंने देवता के चरणों में फूल चढ़ाए। रजनी कुमार ने इसे गौर से देखा। ये सांवली रंगत की 25-26 साला मुतनासिबुल ऐसा औरत थी, नहायत दिलकश और खूबसूरत। रजनी कुमार ने पूछा, जल्दी बता, तू क्या जानना चाहती है? फूलमती ने रुक रुक के शर्मा शर्मा के कहा, यह अपना फक्कू है, इसे मेरा सवाल नहीं मालूम होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि वो खुद ही चला गया। इसका ख्याल है कि मैं तुमसे औलाद के लिए पूछूंगी कि अपने भाग में बच्चे हैं या नहीं। रजनी कुमार ने खटिया पर बैठते हुए कहा, लेकिन तू क्या पूछना चाहती है? फूलमती ने कहा, जी, बात तो यह है कि मेरा अभी तक फक्कू से दिल नहीं मिला। मुझे ठाकुर जी पसंद करते हैं और मैं भी ठाकुर जी को बहुत चाहती हूँ। मेरी ही वजह से फक्कू ठाकुर जी की खिदमत में लगा हुआ है। कई साल पहले ठाकुर जी ने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे कस्बे में एक शानदार मकान बनवा देंगे और इसमें मैं नौकरों चाकरों के साथ रहूंगी। लेकिन इधर कुछ दिनों से ठाकुर जी टाल मटोल से काम ले रहे हैं। सुना है कि कृष्णा कुमारी नामी किसी विधवा के चक्कर में पड़ गए हैं। तो अब तुम अपने इल्म से ये बताओ कि ठाकुर जी मुझे कस्बे में मकान बनवा के देंगे या नहीं, और मुझे नौकर चाकर मिलेंगे या नहीं। रजनी कुमार ने पूछा, तुझे कुछ लिखना पढ़ना आता है? फूलमती ने जवाब दिया, गांव के पाठशाला में 3री तक पढ़ा है। रजनी कुमार ने पूछा, अगर ठाकुर जी ने तुझे कस्बे में मकान बनवा के दे दिया और तुझे 2-4 नौकर चाकर भी मिल गए, तो क्या तू इस तरह ठुकराइन बन जाएगी? और फिर तेरे पति फक्कू का क्या बनेगा? फूलमती ने जवाब दिया, ये सारी बातें तुम्हारी सोचने की नहीं है। क्या फक्कू नहीं जानता कि ठाकुर जी से मेरे ताल्लुकात हैं? मेरी ही वजह से तो कोठी में उसकी चलती है। वो बेगैरत भी कस्बे के मकान में कहीं पड़ा रहेगा या फिर कोठी में ठाकुर और ठुकराइन की खिदमत करता रहेगा। रजनी कुमार ने सोचते हुए जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा कि तेरे और ठाकुर के बारे में कुछ मालूम हो जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तेरा काम जल्दी हो जाए। फूलमती ने पूछा, तो अब अपनी मुलाकात किस तरह होगी? रजनी कुमार ने कहा, तेरा मकान तो देख लिया है, जब कुछ मालूम हो जाएगा तो फक्कू के साथ आके बता जाऊंगा। फूलमती ने कहा, लेकिन फक्कू को यही बताना कि औलाद शादी के 20 साल बाद होगी, इसको कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर की खामोशी के बाद रजनी कुमार ने इसरा है मजाक कहा, फूल तो बड़े रंग बिरंगे होते हैं, तेरा नाम फूलमती है और मैंने सांवला फूल आज तक नहीं देखा। फूलमती ने शौकी से कहा, वाह ज्योतिषी जी, काला गुलाब तो होता है और गुलाब किसी रंग का भी हो, इसकी बात ही कुछ और है, फूलों का बादशाह कहलाता है। रजनी कुमार ने दिल में एतराफ़ किया कि फूलमती में हिस्से लतीफ़ ज़रूर मौजूद है। फक्कू भी आ गया और आते ही फूलमती को हुक्म दिया, अब तू घर जा। फूलमती ने जाते जाते रजनी कुमार से कहा, स्वामी जी, जो कुछ पूछा है इसका जवाब जल्द देना। फूलमती के जाते ही फक्कू ने पूछा, क्या पूछ रही थी? रजनी कुमार ने जवाब दिया, औलाद के लिए पूछ रही थी कि होगी या नहीं, अगर होगी तो कब होगी।
मैंने कह दिया कि जवाब में ज़रा देर लगेगी। फक्कू ने राजदारी से कहा, रजनी कुमार जी, तुमको इधर लाने का एक मतलब है। मैं कोठी में नौकरी करता हूँ। वहाँ एक तो शेर रहता है और दूसरी शेरनी, जिसकी न मानो वो कच्चा चबा जाए। सच कहता हूँ कि मैं रस्सी पर चलने वाले नट की तरह खुद को संभाले रखता हूँ। रजनी कुमार इसका मतलब नहीं समझ सका। पूछा, तू कहना क्या चाहता है? फक्कू ने जवाब दिया, ठुकराइन का हुक्म है कि तुमको कोठी के पिछले चोर दरवाजे से लाया जाए और वो पिछला चोर दरवाज़ा मकान के पिछवाड़े है। इसके बाद फक्कू रजनी कुमार को अपने मकान के पीछे ले गया। यहाँ एक पतली सी गली में कोठी की दीवार में छोटा सा दरवाज़ा था। ये दरवाज़ा बाहर से भी और अंदर से भी बड़े बड़े दरख्तों और झाड़ियों में छुपा हुआ था। दूर से जुस्तजू के बगैर ये दरवाज़ा नज़र नहीं आता था। फक्कू ने दरवाजे में पड़ा हुआ ताला खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर भी घनी झाड़ियों की वजह से दरवाज़ा नज़र नहीं आता था और दीवार के किनारे किनारे मेहंदी और लीमू के दरख्तों का सिलसिला दूर तक चला गया था। आगे एक मैदान था जिसमें घास उगी हुई थी। इस घास में पत्थर चट्टा दूर तक जमीन में बिछा हुआ था। यहाँ से कोठी किसी कदर फासले पर थी और यह हिस्सा कोठी के मुलाजमीन से ताल्लुक़ रखता था। फक्कू ने कहा, इस हिस्से में मेरे सिवा कोई नहीं आता। यहाँ सब्जियों की काश्त हुआ करती थी। फिर ठाकुर जी औरतों के चक्कर में ऐसे पड़े कि इधर से ध्यान ही हट गया। अब मैं ही कभी कभी यहाँ की सफाई सुथराई करवाता रहता हूँ। रजनी कुमार को खौफ महसूस हो रहा था कि अगर इस दौरान में ठाकुर जी कोठी में वापस आ गए और इसे तलाश करवाया तो लोग कहाँ तलाश करेंगे। इसने फक्कू से पूछा, मगर तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? फक्कू ने दूर कोठी के पिछले हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ ठुकराइन का एक छोटा सा कमरा है जिसको वो गोदाम के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। अब तुम्हारी ठुकराइन से खुफिया मुलाकात वहीं हुआ करेगी। फक्कू दीवार के किनारे किनारे रजनी कुमार को इस कमरे तक ले गया और इसे ये देखकर हैरत हुई कि कमरे का दरवाज़ा मैदान से नज़र नहीं आता था, बल्कि वो चौहदी दीवार के मुकाबिल आड़ में था। दरवाज़ा बाहर से बंद था। फक्कू ने इसे खोला और लालटेन चलाई। यहाँ 2 पलंग बिछे हुए थे और इधर उधर कुछ सामान रखा हुआ था। फक्कू ने रजनी कुमार को एक पलंग पर बिठा दिया और अंदर कोठी में चला गया। कुछ देर बाद वापस आया और जल्दी में रजनी कुमार से कहा, ठाकुर जी आने वाले हैं, यहाँ से फौरन निकल चलो। लालटेन बुझा दी गई और ये दोनों जिस रास्ते से अंदर आए थे इसी से बाहर निकल गए। फूलमती घूंघट निकाले अपने दरवाजे पर खड़ी थी। रजनी कुमार को देखते ही बोली, स्वामी जी जल्दी जवाब देना। फक्कू रजनी कुमार को बाग के उस हिस्से में ले गया जहाँ उसकी ठाकुर से पहली मुलाकात हुई थी। यहाँ रजनी कुमार को ठाकुर जी के कई कारिंदों ने घेर लिया। ये सब रजनी कुमार से मिलने और बातें करने के लिए बेचैन हो रहे थे। हर किसी को कुछ न कुछ पूछना था, मगर ठाकुर के दबदबे ने इन्हें रोक रखा था। फक्कू ने इन सबको मना किया। ठाकुर जी ने हुक्म दिया है कि रजनी कुमार को कोई परेशान न करे, इसलिए तुम सब दूर दूर रहो। इन लोगों ने फक्कू को खुशामद से राजी करना चाहा, मगर फक्कू इनके काबू में नहीं आया और कहा, रजनी कुमार जी इनके चक्करों में ना आना, वरना ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। कुछ ही देर बाद ठाकुर जी की बग्गी आती नजर आई। बग्गी में कौन कौन था बाहर से नजर नहीं आ रहा था। कोठी का फाटक खुल गया और बग्गी अंदर आ गई। फाटक फिर बंद हो गया। फक्कू ने फाटक की तरफ जाते हुए कहा, ज्योतिषी जी अपनी इज्जत व आबरू अपने हाथ है। मैं ठाकुर के पास जा रहा हूँ, तुम इन लोगों को मुंह ना लगाना। फक्कू के जाते ही ये लोग फक्कू को बुरा भला कहने लगे। एक ने कहा, दलाल है, पत्नी को ठाकुर से भिड़वा दिया है और मज़े कर रहा है। दूसरे ने मना किया, ज़बान को काबू में रख, ठाकुर ने सुन लिया तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। तीसरे ने रजनी कुमार को मुखातिब किया, सुना है तुमको कोई जादू आता है और आने वाले झगड़ों को दीवार पर दिखा देते हो, कुछ हमें भी तो दिखाओ। रजनी कुमार ने गूंगे बहरे का किरदार अदा किया और चुपचाप यूं बैठा रहा जैसे कुछ सुना ही ना हो। एक ने रजनी कुमार की खामोशी का मजाक उड़ाया, मगर जवाब ही नहीं देता ये तो। यहाँ से हट जाओ,
ठाकुर जी आ चुके हैं, इससे बातें करते देख लिया तो हमारी शामत आ जाएगी, किसी ने कहा। रजनी कुमार ने जवाब दिया, भाई ना तो मैं मक्कर करता हूँ और न ही हूँ बहरा। फक्कू की बात तुम सब ने सुन ली, तुम सब ठाकुर जी से वाकिफ हो, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। एक ने कहा, जब ठाकुर ना हो और फक्कू भी इनके साथ ना हो तो क्या हमें भी कोई चमत्कार दिखा दोगे। रजनी कुमार ने उठ के टहलना शुरू किया। वो इन सबसे बातें करते हुए घबरा रहा था, क्योंकि ठाकुर के खौफ से वो खौफजदा था। वो फाटक की तरफ चल दिया। पीछे से आवाज़ें सुनाई दी, लो भाई, ज्योतिषी जी खफा हो गए। किसी ने कहा, तूने फक्कू को दलाल कह दिया, अब देखना फक्कू ठाकुर से कह के तेरी क्या दुर्गत बनवाता है। तीसरी आवाज़ सुनाई दी, मैं मुकर जाऊंगा कि मैंने फक्कू को दलाल नहीं कहा। किसी तरफ से आवाज़ आई, क्यों झूठ बोलता है, तूने हम सबके सामने फक्कू को दलाल कहा। रजनी कुमार इन सब की बातें सुनता रहा और कोठी के फाटक की तरफ बढ़ता रहा। अचानक फाटक का छोटा दरवाज़ा खुला और इसमें से मुंशी केदारनाथ बरामद हुआ। रजनी कुमार को देखते ही हैरत से कहा, वाह, मैं तुझको बुलाने के लिए बाहर निकला था, ठाकुर जी याद फरमा रहे हैं। रजनी कुमार ने पूछा, मुंशी जी, ये आप कहाँ गायब हो गए थे। मुंशी केदारनाथ ने जवाब दिया, यार मेरे, मैं इलाहाबाद चला गया था सुषमा कुमारी को लेने के लिए। रजनी कुमार ने पूछा, तो इसे ले आया। मुंशी ने जवाब दिया, हाँ ले तो आया, मगर बड़ी मुश्किलों से। बस अब क्या बताऊं, मुझे तो अपने वकील आनंद नारायण भी खोटे नजर आए। अब तुम ही बताओ कि सुषमा से आनंद नारायण जी का क्या ताल्लुक। मालूम नहीं क्यों वो सुषमा को उड़ा ले जाना चाहते थे। वो तो मैं वक्त पर पहुंच गया और वकील साहब मेरा मुंह देखते रह गए। रजनी कुमार ने पूछा, कृष्णा कुमारी जी का भी कुछ पता चला। मुंशी ने जवाब दिया, नहीं, मगर मैंने इलाहाबाद में पत्तूलाल जी और वकील में गाड़ी छनते देखी है। मुझे तो ऐसा लगा कि वो दोनों एक हो गए हैं और दोनों ही ठाकुर जी का मजाक उड़ाते हैं। मैंने ठाकुर जी को सब कुछ सच सच बता दिया। ठाकुर जी गुस्से में कह रहे थे कि वो दोनों मेरे हाथ से मारे जाएंगे। दोनों फाटक में दाखिल हो गए और मुंशी ने कहा कि अपने कमरे में चल के बैठो, जब ठाकुर जी का अंदर से बुलावा आए तो चले जाना। कमरे में मुंशी ने अपना जिक्र छेड़ दिया, अपनी घरवाली भी तुमको बहुत याद कर रही थी। जब ठाकुर जी यहाँ ना हो तो मेरे साथ मेरे घर चलने की तकलीफ करना। रजनी कुमार ने कहा, मुंशी जी, मैं तो यहाँ आके फंस गया। जिसे देखो मुझसे कुछ न कुछ मालूम करता रहता है और जिस ताकत से मैं कुछ बताता हूँ वो अपनी इख्तियारी नहीं है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। मुंशी ने कहा, कोशिश करो कि मेरी पत्नी तुमसे जो पूछे इसका तुम दीवार पर साए के जरिए जवाब दे सको। रजनी कुमार ने मुंशी से ठाकुर के बारे में पूछा, मुंशी जी, ये तो बताओ कि इतनी बड़ी कोठी में ठाकुर जी अपनी ठुकराइन के साथ अकेले रहते हैं या फिर नौकर चाकर हैं? क्या इनके अजीज रिश्तेदार नहीं हैं? मेरा मतलब ठाकुर के हकीकी रिश्तेदारों के बारे में है। मुंशी एकदम संजीदा हो गया। हकीकी रिश्तेदार भी हैं, मगर इनका इलाके में दाखिला बंद है। शायद मुंशी को अचानक ये एहसास हो गया था कि रजनी कुमार ने अब जिस मौजू पर गुफ्तगू शुरू की थी वो मुनासिब नहीं था। मुंशी इस मौजू पर बात करते हुए घबरा रहा था। मुंशी गायब हो गया और रजनी कुमार के पास शाम तक कोई आदमी बुलाने भी नहीं आया। दूसरे दिन ठाकुर जी मुंशी के साथ खड़े खड़े रजनी कुमार के कमरे में आए और कहा, मैंने तेरे कहने से सुषमा को कोठी में बुलवा तो लिया है, अब देखना यह है कि इस भगवान से मुझे क्या फायदे पहुंचते हैं। ठाकुर रजनी कुमार के जवाब का इंतजार किए बगैर कमरे से निकल गए और मुंशी से कहा, फक्कू जानता है कि मेरी अदम मौजूदगी में ये ज्योतिषी मेरी कोठी में रहेगा। अब वो अंदर मसरूफ है, मैं राजनगर जा रहा हूँ, पता नहीं वहाँ कितनी देर लग जाए। अब ज़रा तू इसका ख्याल रख। रजनी कुमार ने मुंशी के इशारे पर अपना कमरा छोड़ दिया और इसके साथ फाटक से बाहर निकल गया। बाहर का मंजर ही कुछ और था। वहाँ लठेतियों का एक दस्ता बैलगाड़ी पर लदा हुआ शायद ठाकुर जी का इंतजार कर रहा था। फिर ठाकुर जी भी एक शेवलेट पर सवार कोठी के किसी दूसरे हिस्से से आते दिखाई दिए। ठाकुर जी ड्राइवर के बराबर बैठे थे
और इनके पीछे मिश्रा जी और बद्रीनाथ अपनी अपनी लाठियों के साथ चाको चौबंद नजर आ रहे थे। शेवलेट तो रवाना हो गई। इनके पीछे बैलगाड़ियों ने सफर शुरू कर दिया। ऐसा लगता था जैसे ठाकुर जी किसी बड़ी मुहिम पर जा रहे हैं।